हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, अभी आपने आईसीजी के फॉर्म फिलअप किए होंगे। आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका एग्जाम में भी लास्ट वीक ऑफ मार्च में हो सकता है। जो आईसीजी के सिलेबस में मैथमेटिक्स का भाग है, मैथमेटिक्स का, उसके सारे चैप्टर, सारे टॉपिक का मटेरियल मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर उपलब्ध करवाऊंगा। चलिए अपन आज शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री की। जनरल मैथ का मैं एक टॉपिक लेता हूं आपके सामने, ज्योमेट्री। टॉपिक का नाम है ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही आप वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपन बात करते हैं ज्यामिति में सबसे पहले अपन 2D के बारे में बात करते हैं। 2D का मतलब 2 डायमेंशन यानी कि द्विमीय। अपन इसके क्षेत्रमिति यानी कि क्षेत्रफल के बारे में भी बात करेंगे। इसमें अपन किस किस के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, इसके बारे में अपन आयत के बारे में बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल। इसके बाद में अपन वर्ग के बारे में बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। इसके बाद में अपन वर्त के बारे में बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में सर्किल के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में सेमी सर्किल यानी कि अर्धवर्त। इसके बाद में अपन कुछ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, समकोण, समद्विबाहु, विषमबाहु, सब के बारे में। इसके बाद में अपन चलेंगे चतुर्भुज के बारे में। इन सब का क्षेत्रफल, परिमाप, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहले तो अपन समझते हैं आयत के बारे में। किसके बारे में? आयत के बारे में। आयत के बारे में, जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल। यहां पर आप समझिएगा, ये एक आकृति है मेरे पास में, जो आयत की आकृति है। इसको मैं बोलता हूं लंबाई L, इसको मैं बोलता हूं चौड़ाई B। ये मेरे पास में आकृति है, वो PQR है, PQRS है। ये जो P को मैंने बिंदु R से मिलाया और Q को मैंने बिंदु S से मिलाया, तो ये है विकिरण। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करते हैं, और इसका प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है आयत का, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी। ये L है लंबाई, ये B है, ये इसका क्षेत्रफल होता है। अब आप समझिएगा क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये पार्ट है मेरे पास में, जैसे ये कोई बुक है, ये मेरे पास में कोई बुक है। यदि मैं इस बुक को यहाँ पर रखता हूँ, तो ये बुक जितना एरिया घेरेगी, ये बुक मान लीजिए आप इतना एरिया घेर रही है, जितना एरिया ये बुक घेर रही है, ये सारा का सारा क्षेत्रफल कहलाता है। ये जो एरिया है वो क्षेत्रफल कहलाता है। इधर समझिएगा, ये जो एरिया है जो ये बुक यहाँ पर घेर रही है, ये पार्ट है, वो पूरा क्षेत्रफल कहलाता है। इसको एरिया बोलते हैं इंग्लिश में, क्षेत्रफल को। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके बाद में आयत के परिमाप के बारे में बात करते हैं। परिमाप का मतलब होता है परिधि, जिसको वर्त की परिधि बोलते हैं। परिमाप, परि का मतलब होता है चारों ओर की माप। चारों, परि का मतलब ही चारों ओर होता है, यानी कि चारों ओर की माप। इसका मतलब चारों ओर की माप, तो PQ को मैंने जोड़ लिया, PQ प्लस का QR प्लस का RS प्लस का SP, चारों ओर की माप। इतनी दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, चारों का योग होगा, वही परिमाप कहलाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में PQ प्लस का QR, RS और SP, यानी कि ये हो गया L। PQ भी L है और RS भी क्या है? L है। प्लस ये भी B है और ये भी B है। तो मेरे पास में कैसे बना? दो में कॉमन ले लिया, L प्लस का B तो बनेगा। इसका मतलब मेरे पास में बना 2 कोष्टक लंबाई प्लस का चौड़ाई। यह इसका परिमाप का सूत्र होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं विकर्ण के बारे में। विकर्ण को शायद इंग्लिश में डायगोनल बोल सकते हैं। विकर्ण के बारे में बात करते हैं। ये मेरे पास में एक कोई त्रिभुज लेता हूं मैं, यहां से एक ट्राइंगल उठाता हूं, PQR त्रिभुज है मेरे पास में। PQR एक त्रिभुज है। उसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, जो आप 5वीं क्लास में पढ़ते आ रहे हो।
इसमें क्या है कि पी आर का स्क्वायर, ये करण का स्क्वायर है, यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू है पी क्यू का स्क्वायर प्लस का क्यू आर का स्क्वायर, जहां पर पी आर करण है, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर, यही तो चीज है। तो पी आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट का एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगा। तो ये पी आर हमारे लिए क्या है, यहाँ पर ये पी आर क्या है, इस ट्राइंगल के लिए तो ये, इस ट्राइंगल के लिए तो ये क्या है, विकिरण है, इसको करण बोलते हैं ट्राइंगल के लिए, लेकिन हमारे इस आयत के लिए ये विकिरण है, डायगोनल है। इसका मतलब हमारे पास में जो विकिरण का सूत्र आएगा वो आएगा विकिरण इक्वल टू अंडर रूट का एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसके बाद में अपन बात करते हैं वर्ग के बारे में, इसको नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग जिसको इंग्लिश में स्क्वायर के नाम से जानते हैं, स्क्वायर, ये है वर्ग यानी कि स्क्वायर। मैं एक आपके सामने आकृति ले रहा हूं, ये मेरे पास में एक आकृति है जिसकी चारों भुजाएं समान है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, और ये इसके विकिरण है। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दिया, ये एक ए बी सी डी है, और इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, ए है। वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती है, ये चीज आपने पढ़ी होगी। अपन डायरेक्ट बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया, मैंने बताया था एरिया होता क्या, अभी समझा कर। इसका एरिया होगा वो होगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है भुजा स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो भुजा इंटू भुजा। अब अपन बात करते हैं इसके परिमाप की। परिमाप नाम से स्पष्ट है, परि का मतलब चारों ओर की माप, चारों ओर की माप। ये है ए प्लस ये भी ए, ये भी ए प्लस और ये भी ए, इसका मतलब चारों ओर की माप है 4a। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 गुणा भुजा, ये इसकी परिमाप हो गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके विकिरण एसी की। विकिरण एसी कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण एसी स्क्वायर बराबर इस ट्राइंगल में देखिए एबीसी में, कर्ण एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस का बीसी स्क्वायर, यही तो चीज है। तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो मैं बोलता हूं कि एसी बराबर रूट का 2a स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर 2a स्क्वायर होगा। तो फिर ये तो रूट 2 और ये a, इसका मतलब इसका विकिरण, इसका जो विकिरण होगा वो क्या होगा, रूट 2a, यानी कि भुजा का कितना गुणा, भुजा का रूट 2 गुणा। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि वर्ग के लिए भुजा, वर्ग के लिए भुजा और विकिरण का अनुपात बताइए। तो इसकी भुजा तो हुई a और विकिरण होगा a रूट 2, ए से ए कैंसिल यानी कि 1 अनुपात रूट 2 होगा। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, इसको लिखना जरूर नोट्स बनाकर। इसके बाद में अपन बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में। चलिए ट्रायंगल से पहले अपन वर्त के बारे में बात कर लेते हैं। वर्त, ये मेरे सामने कोई आकृति है, एक मिनट। वर्त यानी कि सर्किल, ये मेरे सामने एक आकृति है वर्त। इसमें ये एक व्यास है डी, इसको व्यास डी बोलते हैं। ये इतनी सी त्रिज्या आर है, ये भी आर है, ये यहाँ तक आर है, ये भी यहाँ तक कितनी है, आर है। इसका मतलब इसमें होता है कि व्यास डी बराबर, सबसे पहले तो होता है व्यास डी इक्वल टू 2 गुणा त्रिज्या, यानी कि डी बराबर होगा 2r। व्यास के बारे में बात करते हैं। तो अब इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, यानी कि एरिया। इसके एरिया के बारे में बात करेंगे तो इसका एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद में इसकी परिधि के बारे में बात करते हैं। परिधि यानी कि परिमाप भी बोल सकते हो। ये इसका कितना होगा, वो होगा 2 पाई आर, जहां पाई क्या है, पाई का मान होता है 22/7, या इसको आप 3.14 भी बोल सकते हो। ये मान रखकर भी आप कोई भी क्वेश्चन इजी से सोल्व कर सकते हो। इसके बाद में मैं लेता हूं अर्धवर्त। अर्धवर्त का मतलब होता है, मेरे पास में सेमी सर्किल है, इंग्लिश में बोले तो सेमी सर्किल। यदि मैं इस वर्त को ऊपर से यहाँ से हटा देता हूँ तो ये मेरे पास में बचा हुआ भाग है वो अर्धवर्त कहलाता है। अगर मैं ऊपर आपको डॉट डॉट से बनाकर दिखाता हूँ, ये ऊपर डॉट डॉट से, इसका मतलब पहले ये पूरा वर्त था, अब ये आधा वर्त है। अब मेरे पास में ये सेमी सर्किल है, मेरे को इस सेमी सर्कल की क्या चाहिए, पहले तो सेमी सर्कल का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सेमी सर्कल का क्षेत्रफल होगा, पूरा क्षेत्रफल मेरे पास में पाई आर स्क्वायर, ये है पाई आर स्क्वायर। तो
सेमी सर्कल मतलब इतना आधा भाग हटा दिया, इसका मतलब ये पृष्ठ ही तो होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पृष्ठ होता है, आधे पृष्ठ को तो हटा दिया, पीछे आधा पृष्ठ बचा, यानी कि क्षेत्रफल इसका आधा हो जाएगा। लेकिन परिधि, परिधि है वो इतनी पूरी थी 2 पाई आर, ये पूरा भाग है वो कितना था मेरे पास में 2 पाई आर, जिसमें से मैंने आधा भाग तो गायब कर दिया, इसका मतलब मेरे पास में कितनी बची पाई आर। तो पाई आर तो ये बची, प्लस ये भी तो परिधि में आएगी, चारों ओर की माप होती है, यानी कि ये इतना सा है मेरे पास में वो तो है पाई आर, लेकिन ये तो बच गया ना, इसका मतलब ये कितना है आर प्लस आर यानी 2 आर। तो मैं इसमें से 2 आर प्लस करूंगा, आर कॉमन लूंगा तो पाई प्लस का 2, यानी कि अर्धवर्त की परिधि होगी आर कोष्टक का पाई प्लस का 2। ये चीज ध्यान में रखना। इसके बाद में मैं आपको एक वर्त और अर्धवर्त कंप्लीट होने के बाद में इनकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक के जरिए आप वर्त अर्धवर्त का कोई भी क्वेश्चन उस ट्रिक से आसानी से कर सकते हो। यदि ट्रिक आपको इजीली तरीके से समझ आए तभी आपको ये सूत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? मेरे पास में एक ट्रिक है कुछ इस प्रकार, यहां पर तो लूंगा मैं डी व्यास, यहां पर मैं लूंगा त्रिज्या आर, और यहां पर लूंगा मैं एरिया क्षेत्रफल ए। चलिए ये पहले परिधि ले लेते हैं, यानी कि सरकमफेरेंस बोलते हैं परिधि को इंग्लिश में। यहां पर सी, और यहां पर मैं लेता हूं एरिया, और यहां पर फिर से परिधि, और यहां पर एरिया। ठीक है, ये सारे मान है वो किसके लिए है? वर्त के लिए है, और ये किसके लिए है? अर्धवर्त के लिए है। एक चीज यहां पर वर्त और अर्धवर्त की त्रिज्या में तो कोई फर्क नहीं आएगा और व्यास में कोई फर्क नहीं आएगा। पहले ये वर्त था, मैंने इसको आधा कर दिया तो भी यही त्रिज्या रहने वाली है, और इसको पूरा रखता हूं तो भी त्रिज्या तो यही रहने वाली है। तो इस व्यास और त्रिज्या पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अर्धवर्त और वर्त दोनों के लिए है। लेकिन ये जो परिधि है और ये एरिया है वो वर्त के लिए, ये परिधि और ये एरिया है वो अर्धवर्त के लिए। इसको मैं मान लेता हूं, ये मेरे पास में 14 व्यास है, 14 और त्रिज्या है 7। तो मेरे पास में ये कितना आएगा? यहाँ पर आप ज्ञात करके भी देख सकते हो, 144 आएगा। कैसे? 2 पाई आर 2 गुणा 22/7, 22/7 गुणा त्रिज्या का मान मैंने 7 लिया, 7 से 7 कैंसिल, 44। तो मेरे पास में मान आता है 44, यहाँ पर 144 नहीं केवल 44। इसके बाद में अपन बात करते हैं एरिया की। एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है 22/7 गुणा 7 गुणा 7, एक साथ से एक साथ कैंसिल, यानी 22×7 154। इधर आएगा सी, वो आएगा पाई आर, पाई आर का मतलब होता है 22/7 गुणा 7 प्लस का 2 आर, 2 आर का मतलब 7, 7 से 7 कैंसिल, यानी कि 22 प्लस का 14 यानी कि 36। तो ये आएगा 36, और ये आएगा क्षेत्रफल है अर्धवर्त का, इसका आधा हो जाएगा यानी कि 77। अब इस ट्रिक को आप अपने दिमाग में रखना, और इस ट्रिक के जरिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताऊंगा। वर्त का कोई भी क्वेश्चन हो इसी ट्रिक से सोल्व करके बताऊंगा। चलिए कैसे, मैं आपको यहीं पर एक एग्जांपल लेकर तो बता ही देता हूं। मेरे पास में कोई एग्जांपल ऐसे आ गया कि आपके सामने एक वर्त ऐसा है जिसके एरिया है वो 154 है, तो उसकी परिधि ज्ञात करो। अब मेरे पास में इसकी त्रिज्या नहीं है, तो सूत्र से करोगे तो कैसे करोगे? पहले तो आप पाई आर स्क्वायर बराबर 154 रखोगे, फिर आर का मान निकालोगे, फिर आर का मान निकालने के बाद में परिधि के लिए वापस 2 पाई आर करोगे। ये थोड़ा लंबा कंसेप्ट हो जाएगा, लेकिन हमारे तो कंपटीशन में बैठना है, वहां पर तो प्रत्येक क्वेश्चन में 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है। इसका मतलब हम ऐसी ट्रिक यूज करें कि मेरे को 30-40 सेकेंड में इस क्वेश्चन को हल कर सकता हूं। तो मेरे पास में है 154 दे रखा है, डायरेक्ट 154 एरिया दे रखा है, तो मेरे को पता है कि इसकी परिधि डायरेक्ट 44 होगी, और तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट 44 होगी, बस डायरेक्ट मान में याद रखो। अब आप ये पूछ सकते हो कि ये तो आपने 154 ही ले लिया, यहां पर कोई ऐसा मान हो जिससे ये सारणी में बिलोंग नहीं करता हो तो कैसे करेंगे? तो भी इसी ट्रिक से मैं आपको करके बताऊंगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा एग्जाम्पल के बारे में, इसकी एक्सरसाइज होगी, उसमें इसी ट्रिक के जरिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करके बताऊंगा। अभी तो अपन इसके क्षेत्रमिति के बारे में बात करते हैं। यदि मैं यही विस्तार पर चलता हूं तो आगे का टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं 1D, 2D और 3D में मैं आपको अंतर बता देता हूं। 1D का मतलब होता है 1 डायमेंशन, यानी कि एक विमीय जो एक ही विमा में चल रहा हो। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनीय, जो दोनों विमा x और y के रूप में चल रहा हो। और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, यानी कि त्रिविमीय, जो इस प्रकार से हो, जिसमें x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष हो। जैसे आकाश में कोई पंछी उड़ रहा है, पंछी वो मतलब उड़ रहा है तो इस तरफ भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और साइड में भी जा रहा है, तो इसका मतलब वो एक त्रिविमीय गति कर रहा है।
और कोई गेंद है वो किसी फर्श पर लुढ़कती है तो वो 2v में गति करता है। लेकिन मैं आपको, ये तो फिजिक्स का कंसेप्ट है, मेरे को फिजिक्स का कंसेप्ट यहाँ पर काम में नहीं लेना है, मेरे को काम में लेना है सिर्फ अपन को मैथमेटिकली रूप में। मैथमेटिकली रूप में यदि मैं 1D से 2D में जाऊंगा तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा, और 1D से 3D में जाऊंगा तो मेरे को घन करना पड़ेगा, और 3D से मैं अगर 1D में आऊंगा तो मेरे को घनमूल करना पड़ेगा, और 1D से 2D में जाऊंगा तो मेरे को वर्गमूल करना पड़ेगा। बस इस कंसेप्ट को फॉलो करते समय ये चीज ध्यान में रखना, अगर 1D से 3D घन, 1D से 2D वर्ग, और 3D से 1D घनमूल, और 2D से 1D वर्गमूल यानी कि रूट। अब अपन बात करते हैं ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। ट्राइंगल होता क्या है? ट्राइंगल होता है वो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, वो ट्राइंगल कहलाती है। चलिए, मेरे पास में है त्रिभुज, ट्राइंगल। ट्राई का मतलब 3, एंगल का मतलब कोण, यानी कि जिसमें 3 कोण हो या 3 भुजा हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये मेरे पास में कोई ट्राइंगल है, त्रिभुज है ABC। अब अपन सीधे डायरेक्ट इसकी टाइप पर बात करते हैं, क्योंकि अपन को एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं कि इसका थ्योरेटिकल पूरा इसके पीछे का जो कंसेप्ट क्या है वो समझना है। ये हमारा दायित्व नहीं है, हमारा दायित्व है कि आपको एग्जाम को क्वालिफाई करवाना। चलिए अपन बात करते हैं डायरेक्ट इसके समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज यानी कि जिसको इंग्लिश में आप राइट एंगल भी बोल सकते हो, राइट एंगल। अब अपन बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। ये मेरे पास में कोई त्रिभुज है जिसका ए कोण 90 डिग्री है, PQR से है। समकोण वही होगा जिसका ए कोण 90 डिग्री होगा। इस भाग को अपन बोलते हैं आधार, बेस बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं लंब, और इसको अपन बोलते हैं कर्ण। तो इसमें पहली तो कंडीशन है कि कर्ण का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। ये चीज तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसे 5वीं कक्षा से शायद पढ़ रहे होंगे। ये है पाइथागोरस प्रमेय। अपन इसके डायरेक्ट क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्योंकि हमको तो क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ना है। क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो इसी पर आएगा। क्षेत्रफल होता है इसका 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहां पर ऊंचाई के रूप में हमारे पास में जो लंब की लंबाई है यही ऊंचाई कहलाती है, यह है आधार। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं यदि ये दोनों भुजाएं बराबर होती है तो ऐसे भी बोल सकते हैं 1/2 गुणा QR गुणा PQ, ये दोनों बराबर है तो इसका स्क्वायर भी कर सकते हो। अब आप इस समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करता है ये किस प्रकार का त्रिभुज है, उसके अनुसार आप परिवर्तित भी कर सकते हो सूत्र को। लेकिन हमको तो याद ये रखना है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, भले ही दोनों का मान समान क्यों नहीं हो, उससे अपन के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि इसका मान समान हो इसका मान अलग हो। यदि दोनों का ही समान है तो सूत्र यही रखना है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। इसके बाद में अपन बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटर के बारे में, सम इक्विलेटेड बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। समबाहु त्रिभुज के बारे में, मेरे सामने एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, वो ये है। ये मेरे सामने कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। तीनों भुजाएं बराबर होगी तो इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुज का नाम है ABC और इसकी भुजा है A, बराबर है, इसका मतलब भुजा A है, तीनों ये होगी। अब मैं इसके डायरेक्ट क्षेत्रफल की बात करता हूँ। इसके जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है √3/4 A²। कई बार डायरेक्ट भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। √3/4 A² होता है इसका क्षेत्रफल। लेकिन इसकी जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई कौन सी होती है, ध्यान से देखना, ऊंचाई होती है वो A से BC पर मैं एक लंब डालते हुए एक लंब डालूंगा यहां से यहां तक, तो ये सारी ऊंचाई है वो H कहलाएगी। इसको अपन बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट। ये हाइट क्या होगी? ये हाइट होगी H इक्वल टू √3। इसका मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ, होता तो √3/A है, लेकिन थोड़ा सा ज्ञात करने का, इसका आपको क्षेत्रफल पता है √3/4 A² होता है। अब आपको √3 को तो ए जैसे ही रखना है और बाकी A और 4 का वर्गमूल कर लीजिए। 4 का वर्गमूल होगा 2 और A² का वर्गमूल भी A होगा। √3 को ए जैसे रखना है, 4 का वर्गमूल 2 और A² का वर्गमूल A। इससे आप याद रख सकते हो, ट्रिक है, और कोई इसका सूत्र नहीं है कि ऐसे वर्गमूल करने से विकर्ण प्राप्त ऊंचाई प्राप्त होती है। चलिए अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको आइसोस्केलेन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में।
समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसको इंग्लिश में शायद आइसोस्केलन बोलते हैं, आइसोस्केलन। चलिए मैं यहां पर आपके सामने एक आकृति ले रहा हूं। ये आकृति है, ये भुजा है वो बराबर है, दोनों भुजाएं जो बराबर है उसको बोलता हूं मैं ए, और ये भुजा है बी। ये त्रिभुज है वो है पी क्यू आर। तो इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने कभी शायद पढ़ा ही नहीं होगा, यदि पढ़ा भी है तो रिवीजन हो जाएगा। शायद मेरे ख्याल से इसको कम ही पढ़ते हैं। b/4 √4a² माइनस का b², इसका सूत्र ये होता है। जहां पर ये चीज सूत्र याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये सूत्र याद होते हुए भी कई बंदे गलत करके आते हैं। कैसे? उनको पता नहीं रहता है कि ए क्या है और बी क्या है। वो मान लेते हैं बी तो है वो ए समान भुजा है और ए है वो समान भुजा है। कई तो ऐसा मानते हैं, कई ऐसा भी मान सकते हैं कि बी है वो दोनों समान भुजाएं, उनको बी निरूपित करते हैं, और ए है वो तीसरी जो हमारे पास में अलग भुजा थी वो है। ऐसा करने से क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ए का मान वो है जो दोनों भुजाएं समान है, उसको ए से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, और बी को किसने रिप्रेजेंट किया है? जो हमारे पास में तीसरी भुजा बचती है जो विषम है इन दोनों से, उसको बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस सूत्र को याद रखना है, डायरेक्ट सूत्र याद रखने पर कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में अपन बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलन, जिसको इंग्लिश में शायद स्केलन के नाम से जानते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलन। मेरे पास में एक त्रिभुज है, ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। ये दोनों भुजाएं शायद बराबर लग रही होंगी। चलिए, ये मेरे पास में एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है और तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। ये चीज ध्यान में रखना, जिसमें जितनी भुजाएं समान होगी उसके उतने कोण भी बराबर होंगे। यदि संभव है तो तीनों कोण बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। यदि समद्विबाहु है तो दो कोण बराबर होंगे। अपन बात करते हैं इस त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपने पढ़ा होगा हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र जो आप छोटी क्लासों में पढ़ा होगा शायद 8th-9th में। हीरोन का सूत्र यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए काम आता है। वो होता है √ का s कोष्टक का s माइनस का a, s माइनस का b, s माइनस का c। अब अपन जानते हैं ABC और s है क्या? ये भुजा है a, ये भुजा है b, ये भुजा है c, और s का मतलब होता है अर्ध परिमाप। s का मतलब होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब पहले मैंने बताया था कि परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, जितनी भी भुजाएं होती है चारों ओर का योग होता है। इसका मतलब पूरा परिमाप होगा a + b + c। तो ये तो अर्ध परिमाप, इसका मतलब ये आधा हो जाएगा। तो ये होता है s का मतलब होता है a + b + c/2। ये होता है s का मतलब। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट हमारा रहेगा वो रहेगा चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं अपन। चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं चतुर्भुज की टाइप्स के बारे में बात करता हूँ। डायरेक्ट ऐसा नहीं करेंगे, चतुर्भुज होता क्या है वो आप सब जानते हो, उससे अपन को कुछ मतलब ही नहीं है। हमारा जो टारगेट है उसी पर फोकस करते हैं अपन। इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होता क्या है? समचतुर्भुज वे होता है, सबसे पहले इसकी जो चारों भुजाएं समान होती है, चारों भुजाएं समान, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं चारों भुजाएं समान होने के बाद में इसका जो विकिरण होते हैं, दोनों विकिरण वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं तथा जिस बिंदु पर विकिरण यानी कि डायगोनल प्रतिच्छेद करते हैं वहां पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है वहां पर जहां पर समचतुर्भुज के विकिरण। ये मेरे पास में कोई समचतुर्भुज है, यहाँ पर देखना ध्यान से।
ये इसका विकिरण है और ये इसका विकिरण है। ये जहां पर कट करते हैं वहां पर हमेशा समकोण त्रिभुज समकोण एंगल बनता है, यानी कि समकोण बनता है। ये कोई ABCD नाम दे दो, ये समचतुर्भुज है। इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, यानी कि डायगोनल्स का मल्टीपल, विकर्णों का गुणनफल। जहां पर मैंने विकर्ण को यहां से प्रदर्शित किया, इस विकर्ण को मैंने A1 मान लिया, इस विकर्ण को A2 मान लिया, तो इसका क्षेत्रफल ऐसे भी हो सकता है A1 डॉट A2 बट्टे में 2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल बट्टे में 2 करना है। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, देखिए यह है मेरे पास में समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होता है कुछ इस प्रकार से, जिसकी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर, आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा बराबर भी होती है, समांतर तथा बराबर भी होती है। ये मेरे पास में है ABCD, इसका विकिरण है AC, इसका विकिरण है BD। अपन यहां पर बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या होगा, आधार होगा ये वाला भाग, ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी, जिसको बेस बोल सकते हैं। और इस बिंदु से या D बिंदु से, मैंने B बिंदु से CD पर एक लंब डाल दिया और ये बिंदु P है, तो ये BP क्या कहलाएगा, ये BP हाइट कहलाएगी, यानी कि ऊंचाई कहलाएगा, ये BP ऊंचाई कहलाएगा। तो यहां पर मेरे पास में जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एरिया ऑफ इस समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का होता है वो आधार, तो मेरे पास में AB गुणा ऊंचाई है मेरे पास में BP, ये इसका क्षेत्रफल होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में। कौन सा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज वे होता है जिसके दो भुजाएं जिसमें समांतर होती है, समलंब चतुर्भुज। ये हमारा है समलंब चतुर्भुज। ये मेरे पास में कोई समलंब चतुर्भुज है इस प्रकार से, ये मेरे पास में कोई समलंब चतुर्भुज है ABCD, जिसमें AB समांतर, AB समांतर CD होता है, यानी कि समलंब चतुर्भुज वे होता है जिसमें कोई दो भुजाएं समांतर होती है। यह है समलंब चतुर्भुज। अपन इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि मेरे को तो एरिया से मतलब है, हमारे क्वेश्चन आएगा वो एरिया से रिलेटेड आएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर रखूंगा 1/2 गुणा, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। कैसे, मतलब 1/2 गुणा समांतर भुजा, एक तो AB है और एक CD है, इसका मतलब AB प्लस का CD करना है। इसके बाद में उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी उसको हाइट बोल सकते हैं। ये होगी बिंदु A से मैंने CD पर एक लंब डाला तो ये दूरी, या बिंदु B से भी डाल सकते हो, ये तो इक्वल होगी दोनों। ये जो दूरी है हाइट H, ये इनके बीच की दूरी है, तो इनको H से गुणा कर दीजिए, यही इसका क्षेत्रफल होगा। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। यह है समांतर चतुर्भुज, सॉरी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बारे में। आज अपन ने आयत के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा, स्क्वायर के बारे में पढ़ा, सर्किल के बारे में पढ़ा, सेमी सर्किल के बारे में पढ़ा, ट्रायंगल के बारे में भी पढ़ा, और उसके जो स्केलन है, आइसो स्केलन है और राइट एंगल है, इसके बारे में पढ़ा। समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज के टाइप से, इसके बारे में पढ़ा। इसके क्षेत्रमर्ती के सारे अपन ने जो सूत्र देखने थे, जो फॉर्मूलाज थे मोस्ट ऑफ 2D के, वो अपन ने देख लिए। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के रूप में मिलेंगे, ज्योमेट्री के साथ में, 2D के साथ में, इसकी एक्सरसाइज के रूप में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।